वेलकम टू खत्री जोइसेस। खत्री जोइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। जैसे कि आपका +2 का 12th मार्च को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो आज मैं लेके आया आपके लिए पूरी फ्लेमिंगो। हम 30 मिनट में पूरी फ्लेमिंगो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। उसमें जैसे कि आपको पता आपके 8 चैप्टर्स है फ्लेमिंगो में, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। सभी चैप्टर्स की वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे जाके, मेरे इसी चैनल पे खत्री जोइसेस पे आप जाके देख सकते हैं। और हर चैप्टर की डिटेल समरी के बाद लास्ट में मैंने हर चैप्टर से 8 या 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, और आज हम उन सभी को एक साथ यहीं इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने आया हूँ, डिस्कस करने आया हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको किस तरीके से वो अटेम्प्ट करने हैं। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं या हर वीडियो के लास्ट में आप जाके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उन क्वेश्चंस का और उनको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास हेल्प बुक्स होंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट है लास्ट लेसन, ठीक है। हम थोड़ा समरी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है। देखिए, लास्ट लेसन आप सबको पता है, ठीक है ना, किसका चैप्टर है, मिस्टर एम हैमल और फ्रेंड्स, दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का क्या बनता है कि जो फ्रेंड्स था, व्हाट थिंग्स टेम्प्टेड फ्रेंड्स फ्रॉम दैट केप्ट हिम अवे फ्रॉम स्कूल, वो कौन सी चीजें थी जो फ्रेंड्स को क्या करती थी, फ्रेंड्स को टेम्प्ट करती थी। तो टेम्प्ट से याद कर लेना आप, ठीक है ना, कि पहला क्वेश्चन टेम्प्ट से रिलेटेड है। कौन कौन सी चीजें उसे आकर्षित करती थी। देखो, इट वाज ए ब्राइट डे, ठीक है ना, इट वाज ए ब्राइट सनी डे, ठीक है ना, एंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, तो ही वेंट टू द वुड्स, वो जंगलों में चला गया, टू सी द एग्स ऑफ द बर्ड्स, भाई जो पक्षी हैं उनके अंडे देखने लग जाता था वो, ठीक है ना भाई, क्योंकि अच्छा दिन था। तो ही वेंट आउट इनटू द ओपन फील्ड वेयर द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल, जहां पर्शियन सोल्जर क्या करते थे, ड्रिल, ही यूज्ड टू वॉच देम, वो उनको देखा करता था। तो ये तीन चीजें थी, ब्राइट सनी डे दैट टेम्प्टेड हिम, द वुड्स, ही वेंट इनटू द वुड्स टू सी द एग ऑफ द बर्ड्स, पेड़ों पर चढ़ता था, उनके अंडे देखता था। एंड द थर्ड थिंग दैट टेम्प्टेड हिम वाज the Persian soldiers who used to drill in the open field. He would sit there on a place and he would see the soldiers drilling, अभ्यास करते हुए उनको देखता। दूसरा, अगला कि व्हाट वाज द अनयूजुअल थिंग, अनयूजुअल थिंग क्या थी, व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वो स्कूल में गया तो व्हाट थिंग ही सॉ एंड ही वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही एंटर्ड इनटू द क्लास, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही सॉ दैट द विलेज पीपल वर सिटिंग एट द बैंक बेंच, वो बैंक बेंचेस पर गांव वाले बैठे हुए थे। कौन कौन था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था, फॉर्मर मेयर था, ठीक है बेटा, ओल्ड होशर था, हु हैड ब्रॉट हिज प्राइमर, वो अपना कायदा लेके आया था, एंड ही वाज होल्डिंग इट ओपन ऑन हिज नीज एंड ही केप्ट हिज स्पेक्टिकल्स ऑन इट। ऑल दीज सरप्राइज्ड एंड इट लुक्ड लाइक ए संडे मॉर्निंग, जब वो गया ना स्कूल के अंदर तो देयर वाज नो रैपिंग ऑफ द रूलर, ठीक है ना, टीचर जो बेंच पे स्केल मारता था, चुप हो जाओ, ठीक है ना, और रिवीजन की जो आवाज आती थी बच्चों की, इट लुक्ड लाइक ए संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की मॉर्निंग होता है ना, स्कूल बिल्कुल शांत होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग अनयूजुअल। सेकंड, ही सॉ द विलेज पीपल। अगला क्वेश्चन बनेगा बेटा उसकी ड्रेस के बारे में। जब उसने देखा मिस्टर हैमल को, तो ही वाज इन हिज ड्रेस, वो कौन सी, when he used to wear this dress, देखो ग्रीन कोट, फ्रिल्ड ग्रीन कोट, ठीक है ना, एक ब्लैक कैप, ठीक है ना, हैट वो पहनता था, ठीक है ना, कोट था उसका, ठीक है। तो he wore this dress स्पेशली ऑन प्राइज डे डिस्ट्रीब्यूशन और whenever there was a inspection, तभी पहनता था। और फ्रेंड वाज सरप्राइज कि आज इसने ये ड्रेस क्यों पहनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा कि जो व्हाट वर द वर्ड्स ऑफ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप वर्ड याद कर लो, ठीक है ना। थंडर क्लैप, कौन से शब्द मिस्टर हैमल के ऐसे बिजली की तरह उन पर गिरे, या ये ऐसे आ सकता है, व्हाट वाज द ऑर्डर, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। तो सबको पता है ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है ना। और यही बात आप कहोगे व्हेन मिस्टर हैमल टोल्ड टू द क्लास दैट इट वाज हिज लास्ट डे टुडे, ठीक है ना, एंड द न्यू टीचर इज कमिंग टुमारो, ही विल टीच यू जर्मन, ठीक है ना। तो दीज वर्ड्स वर लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच। और व्हाट ऑर्डर हैड कम एंड व्हाट चेंजेस, और ये क्या चेंजेस लेके आए, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा कि फ्रेंच का जो फ्रेंच की जो फीलिंग्स थी वो कैसे चेंज होगी मिस्टर हैमल को लेकर, ठीक है ना, और स्कूल को लेकर। तो ये आपको बताना है। तो when he came to know that it was his last lesson, he felt sympathy towards the teacher because he had taught there for 40 years. He had given his faithful service of 40 years to the villagers. That's why the villagers came there.
ठीक है ना, टू पे ए ट्रिब्यूट टू मिस्टर हैमल बिकॉज ही हैज टॉट देम, ही हैज टॉट देयर सन, ठीक है ना, उनके बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है, ही हैज गिवन हिज 40 ईयर सर्विस टू दैट कंट्री। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन बनेगा बेटा, अच्छा उसकी फीलिंग कैसे चेंज होगी, नाउ ही हैड सिंपैथी टुवर्ड्स मिस्टर हैमल, नाउ हिज रूलर एंड हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर, ठीक है ना, वो बिल्कुल उसको लगता नहीं था, ठीक है ना, द बुक्स बिकेम हिज फ्रेंड्स, बुक्स को अपनी जो फ्रेंड्स लगने लगी जिनसे वो अवॉइड करता था, तो ऐसे उसकी फीलिंग्स चेंज होगी। और अगला क्वेश्चन है, जो मिस्टर हैमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है बेटा, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में तो कहता है दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, वो बहुत सुंदर और लॉजिकल लैंग्वेज है, दे मस्ट सेफगार्ड इट, उन्हें इसकी सेफगार्ड रक्षा करनी है, क्यों, बिकॉज देयर लैंग्वेज विल बी द की टू देयर फ्रीडम, भाई वो गुलाम हो जाते हैं तो उनकी भाषा ही एक ऐसी चीज है जो उनकी आजादी में उनकी मदद करेगी, इट विल बी लाइक ए की टू देयर फ्रीडम, तो ये उसने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा। एक बीच में क्वेश्चन ये बनेगा कि मिस्टर हैमल ने, ठीक है ना, मिस्टर एम हैमल ने किसको ब्लेम किया, भाई बच्चे नहीं पढ़ रहे थे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसने किसको ब्लेम किया, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड टू द पेरेंट्स आल्सो, उसने कहा बच्चों तुम्हारी गलती नहीं है, इट वाज द फॉल्ट ऑफ योर पेरेंट्स एंड इट वाज माय फॉल्ट इसलिए क्योंकि आई सेंट व्हेनेवर आई हैड सम वर्क आई सेंट यू टू होम, मैं तुम्हें घर भेज देता था, और आई वुड आस्क यू टू वाटर माय प्लांट्स, पौधों को पानी दे दो, एंड योर पेरेंट्स आल्सो विश दैट यू शुड गो टू द फॉर्म, फैक्ट्री में जाओ एंड अर्न सम मनी, ठीक है ना, दे डिडंट सेंड यू स्कूल रेगुलरली, तो ही ब्लेम्ड बोथ द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। ये था बेटा कौन सा चैप्टर, द लास्ट लेसन। ओके, अब आ जाओ लो स्प्रिंग। अब आपको पता है इसमें दो पार्ट्स है लो स्प्रिंग में, एक हमारा किसके बारे में है, साहिब के बारे में है, दूसरा हमारा मुकेश के बारे में है। इसमें मुकेश के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, साहिब के भी हैं लेकिन साहिब के कम बनते हैं। देखो पहली बात तो व्हाट वाज द आयरनी इन हिज नेम, उसके नेम में क्या आयरनी है, क्या विडंबना है, ये ध्यान रखना। देखो साहिब आलम लिटरली मींस द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन ही वाज ए रैग पिकर, दिस वाज द आयरनी। अब मान लो कि जो लड़की है उसके मुंह पे चेचक के दाग है और नाम उसका चंद्रमुखी, तो एक आयरनी है, तो इसके नाम में भी यही आयरनी है, ठीक है। अच्छा दूसरा कि भाई जो लेखिका थी, ठीक है ना, व्हाट ओपिनियन डज शी हैव अबाउट द रैग पिकर्स फॉर नॉट वेयरिंग शूज, वो जूते क्यों नहीं पहनते, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिगार्डिंग वेयरिंग shoes, so they gave excuses that their mother had put them on the shelf, they are not able to reach, and he said that it was a tradition among them to be move barefoot, नंगे पांव घूमना उनका एक ट्रेडिशन है, कल्चर बन चुका है, ये उन्होंने कहा था, ठीक है। नाउ अगला है कि जो साहिब आलम कहां से आया था बेटा, वो ढाका से आया था, कहां रहते थे, सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन सीमापुरी, तो लिख सकते हो दे लिव इन द स्ट्रक्चर ऑफ मड, कच्चे मकान में रहते थे, दे हैव ए रूफ ऑफ टिन और तिरपोलिन, दे डजंट हैव एनी सीवेज और ड्रेनेज फैसिलिटी बट दे हैव वाटर आईडी, उनके पास वाटर आईडी है, ठीक है, ये आप सब कुछ में लिखना है, एंड दे वर बांग्लादेशीज हु केम इन 1971, ठीक है बेटा, सॉरी बेटा, तो ये सीमापुरी के बारे में डिस्क्राइब करना है। और ये भी आ सकता है कि साहिब की मदर ने, साहिब की माँ ने उनके बिग सिटी में आने का क्या रीजन दिया, तो उसने कहा दैट दे यूज्ड टू लिव इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका बट देयर क्या होते थे बेटा, बाढ़ और फ्लड आती थी, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट देयर कंट्री एंड दे केम टू द बिग सिटी फॉर लिवलीहुड, वहां ये जीवन यापन के लिए आए, ठीक है। अच्छा इसमें एक आएगा मैन फ्रॉम उडुपी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई उसने जिक्र किया था कि उडुपी में एक मंदिर था, उसमें एक पुजारी था, उसका लड़का विश करता है कि उसके पास भी जूते हो और उसका सपना पूरा हो गया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैन फ्रॉम उडुपी का बन सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा इसके रिगार्डिंग बस साहिब आलम की इतनी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो तो रह गया, व्हाट डज गार्बेज मीन टू देम, गार्बेज फॉर एल्डर्स एंड फॉर चिल्ड्रन, बड़ों के लिए गार्बेज क्या है और छोटों के लिए गार्बेज क्या है, ठीक है ना। तो देखो फॉर एल्डर्स गार्बेज मीन्स मीन ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए उनका बहुत गहरा आता है, मीन ऑफ सर्वाइवल, ठीक है ना, इफ दे हैव गार्बेज इट मीन्स दे हैव रूफ ओवर देयर हेड, ठीक है ना, एंड दे हैव ब्रेड, they will have bread, if they will earn some garbage they will pick some garbage, ठीक है। एंड फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए क्या थी, इट वाज ए थिंग रैप्ड इन वंडर, ठीक है ना, ऐसे जैसे उनको कोई गिफ्ट मिल गया हो, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, व्हाट गार्बेज मींस टू द एल्डर एंड द चिल्ड्रन, या गार्बेज टू देम इज गोल्ड,
गोल्ड नहीं है बेटा, सोना ही है उनके लिए, तो बेचारों के लिए, ठीक है ना। जितना वो गार्बेज लेके आएंगे उतना उनको थोड़ा पैसे मिलेंगे, दे विल हैव ए रूफ ओवर देयर हेड, दे विल हैव सम ब्रेड, इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स, बट फॉर चिल्ड्रन इट इज ए लाइक थिंग रैप्ड इन वंडर। तो ये था बेटा साहिब आलम के बारे में। आखिरी क्वेश्चन साहिब आलम का था कि भाई साहिब वाज वर्किंग एट ए टी स्टॉल, वाज ही हैप्पी, टी स्टॉल वाला, ठीक, तो वाज ही हैप्पी? नो, ही वाज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, बिकॉज क्यों? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज केयर फ्री नेचर, उसने अपना केयर फ्री नेचर खो दिया था, ठीक है ना। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपनी आजादी खो दी थी। नाउ ही हैड टू वर्क अंडर द ओनर, उसे एक टी स्टॉल का जो ओनर था उसके नीचे काम करना था। ये लिखना है बेटा, कंप्लीट। नाउ लेट्स कम टू मुकेश। अब मुकेश के बारे में आ जाओ, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन आएगा, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? ही कैन रियलाइज हिज ड्रीम, यस, because he was having a full determination. He was determined to become a motor mechanic. He himself said that to fulfill his dream, if he had to walk a mile, he would walk. ठीक है ना, वो चलेगा। तो he was determined, so we think that he would realize his ड्रीम, ठीक है ना, he would fulfill his dream। एक आएगा डेस्टिनी के बारे में, ठीक है ना, कर्मा, इट इज हिज कर्मा, ये इसका कर्मा है। किसने कहा था? उसके दादी माँ ने कहा था। उसने कहा था दैट सी दे इट इज ए गॉड गिवन लाइनेज, ये भगवान ने दी हुई लाइन है, इसको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। हिज ग्रैंडफादर वर्क देयर, ठीक है ना, हिज फादर इज वर्किंग देयर एंड ही हैड टू वर्क देयर, ठीक है ना। इट इज ए गॉड गिवन लाइनेज, दे कांट ब्रेक इट, इट इज हिज कर्मा, ये इसके कर्म है, इसकी डेस्टिनी, उसे वहां काम करना पड़ेगा। बिकॉज शी हैज सीन दैट हाउ हर हस्बैंड यूज्ड टू वर्क देयर एंड ही बिकेम ब्लाइंड, ठीक है ना, वर्किंग देयर आल्सो, सो he had been destined for that, तो इसका कर्मा है, ठीक है ना। अब मुकेश के बारे में एक और क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बेटा, व्हाई दे वर नॉट एबल टू फॉर्म कोऑपरेटिव, ठीक है ना, या वीकियस सर्कल, वो किस चक्कर में फंस गए थे? तो देखो, दे वांटेड टू मेक ए कोऑपरेटिव टू वर्क फॉर देम, बट दे वर नॉट हैविंग एनी लीडर, ठीक है ना, बिकॉज दे वर कॉट इन द वीचियस सर्कल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, साहूकार एंड पॉलिटिशियंस। इफ दे ट्राई टू मेक ए कोऑपरेटिव, संस्था बनाने की कोशिश की उन्होंने, तो दे वुड बी कॉट, दे वुड बी बीटन बाय द पुलिस एंड दे वुड बी सेंट टू जेल, सो दे वर नॉट हैविंग एनी लीडर। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब की बार का, और एक ये कर्मा का, ठीक है ना। बाकी मुकेश का तो सारा बना बना के लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ये था हमारा लोस्ट स्प्रिंग का मुकेश के चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है ना। अच्छा, एक इसमें आ गया भाई फिरोजाबाद, ठीक है ना, क्योंकि ये फिरोजाबाद की कहानी, ये सीमापुरी की थी, ये फिरोजाबाद की है। तो भाई इट वाज वर्किंग ए हैजार्डस, वहां काम करना एक कर्स, श्राप के समान क्यों है, ठीक है ना। सी दोज हु वर्क इन देयर हैव टू लिव ए वेरी you can say a hazardous life. It was very dangerous to work in the factory, ठीक है ना, because they have to work in dingy cells, छोटी छोटी बदबूदार इन स्मॉल एंड डिगी सेल्स, कोठरियों में उन्हें काम करना पड़ता था। देयर आईज वर एडजस्टेड मोर विद डार्क इंस्टेड ऑफ लाइट, अंधेरे में उनको ज्यादा दिखता था, क्योंकि सुबह सुबह चले जाते थे, शाम होकर निकलते थे, सूरज की रोशनी देख नहीं पाते थे, और बाई चांस कभी सूरज की रोशनी में निकलते तो उनकी आंखें नहीं खुलती थी, ठीक है ना। एट द एज ऑफ 35 और 40 दे ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर eyesight, तो ये इसमें लेना, दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, दे हैव टू वर्क इन स्मॉल एंड डिंगी सेल्स, ठीक है ना, वेयर देयर इज नो फ्रेश एयर और वाटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तो ये हो सकता है हैजार्डस कैसा कर्म, और ये दो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगे मुकेश के रिगार्डिंग, ठीक है बेटा। और अच्छा, अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, विलियम डगलस, ठीक है ना। विलियम डगलस का है, इसकी स्टोरी सबको पता है, डीप वाटर की। तो इसमें से मेरे हिसाब से दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लो, हाउ और व्हाई, ठीक है ना। फियर ऑफ वाटर, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। देखिए वो पूछता है कि हाउ डिड, उसको सब स्टोरी सबको बताया कि उसको पानी से डर लगता था, उसने क्या क्या एफर्ट किए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उसको कैलिफोर्निया बीच पे गया, ही वाज स्टैंडिंग देयर, देन ए स्ट्रांग वेव केम एंड ही फेल डाउन, ही वाज बरीड इन वाटर, पानी में दफन हो गया, हिज ब्रेथ वेंट आउट, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन ही हैड फियर ऑफ water. The second adventure was misadventure. The misadventure at YMCA pool. YMCA क्या होता है बेटा? Young Men Christian Association. तो वहां पर उसके साथ misadventure हुआ. He was sitting at the edge of the pool. A strong boy of 15 came and he tossed him into the water. He went down and he decided, उसने क्या प्लान किया, that he would jump. वो वापस उड़ गया. वो तो डिटेल में लिखना. तो ये second misadventure था, ठीक है ना. तो इन दो घटनाओं में कौन सी, एक तो कैलिफोर्निया बीच वाली ने और दूसरी मिसएडवेंचर वाली से उसके मन में क्या बैठा दिया बेटा, फियर ऑफ वाटर। तो अब क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड ही गेट
व्हाई डिड ही डिसाइड, उसने क्यों फैसला किया कि भी अपने डर पर काबू पा लेगा। और अगला क्वेश्चन है हाउ, कैसे। तो देखो क्यों फैसला करते हैं हम, ताकि हमें किसी चीज की जरूरत है, हम उसको किसी चीज, सी ऑल हिज water activities were being spoiled. He wanted to go for fishing, but he could not go because the fear of water would come back. All his water activities like canoeing, boating, swimming, they were ruined because he was, whenever he stepped into the water, his old fear would come. So that's why, in order to enjoy his activities of water, he decided to remove his fear of water. He was determined to remove the fear of water. ये हो गया वाई का जवाब। अब आ गया हाउ, कैसे। तो इसमें आएगा आपका इंस्ट्रक्टर का, ठीक है ना। और इंस्ट्रक्टर का क्वेश्चन एक तो ये भी बन जाता है। और एक हाउ डिड ही बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, उसने उसको कैसे एक स्विमर बना दिया। तो उसको बताना है कि भाई द स्विमर वो क्या करता था, उसको एक रोप से उसको बांधता था बेल्ट से, और उसको बैक फ्रंट जाना, आगे आना, पीछे आना, ये सिखाता था। और जब वो डूबने लगता उसको वापस खींच लेता। ही वाज होल्डिंग द वन एंड ऑफ द रोप, ठीक है ना। और दूसरी बात उसमें बतानी है कि भाई फॉर कई हफ्ते दर हफ्ते, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस कराता था। ही टोल्ड हिम टू कीप हिज माउथ अंडर द वाटर टू इनहेल एंड एक्सहेल, ये सारी एक्सरसाइज किया। एंड इन दिस वे ही मेड he built a swimmer out of Douglas। यह क्वेश्चन ये भी आएगा that the instructor is finished, इंस्ट्रक्टर तो फिनिश हो गया but not I, मैं नहीं। क्यों? because he was still having a fear of water, whenever he went alone in the water his old fear would come back, उसका पुराना डर वापस आ जाता। अब क्वेश्चन आएगा हाउ, कैसे उसने कंकर किया, ठीक है ना। तो हाउ डिड ही कंकर हिज फियर ऑफ वाटर, he once went to Wentworth Lake in New Hampshire, he jumped into the you can say lake, ठीक है ना, and he crossed it 2 times. When he was in the middle his old fear came, but he didn't lose his heart. He crossed it twice and he shouted that he had conquered his fear of water। ये इसमें लिखना है बेटा। यहाँ पर एक और आ सकता है रूजवेल्ट के बारे में। वैसे मुझे नहीं लगता कि बार उसके ज्यादा चांसेस हैं कि रूजवेल्ट ने कहा था, क्या कहा था रूजवेल्ट ने, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जो डरने की चीज है वो क्या है, डर ही है बेटा। तो ये उसको आप एक्सप्लेन कर देना, वैसे मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है। तो विलियम डगलस का सबसे इंपॉर्टेंट हाउ एंड व्हाई, इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसे बिल्ड किया, मिस एडवेंचर हो गया YMCA पुल पे, ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब आ जाइए रेड ट्रैप पर। रेड ट्रैप आप सबको पता है किसकी स्टोरी है। रेड ट्रैप एडला विल्मनसन, एडला, आयरन मास्टर, क्रॉफ्टर भी एक कैरेक्टर है, और हमारा जो पेडलर है, ठीक है ना। पेडलर पहला क्वेश्चन आएगा चैप्टर के सीरीज वाइज चलते हैं हम कि पेडलर को ही फेल्ट एंजॉय, वो खुशी मिलती थी whenever he thought that the world is like a rat trap। क्यों? because the world had never been good to him, संसार उसके लिए कभी अच्छा नहीं रहा, ठीक है ना। वो उससे हमेशा he was shooed away whenever he asked for help, that's why he felt happy in thinking whenever he saw someone in problem, ठीक है ना। he thought that the world is like a rat trap and he felt happy, ठीक है ना। अब वो गया किसके पास, क्रॉफ्टर के पास। क्रॉफ्टर ने उसका कैसे स्वागत किया हमें पता है भाई, लेकिन यहाँ मेन क्वेश्चन आएगा व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, ठीक है ना। बिकॉज he was having none to stay with him, he was also a lonely person, he found that someone had come to live with him, ठीक है ना। तो it would make him तो उसका अच्छा सा टाइम पास होगा बेटा, ठीक है ना। that's why he was so talkative to him। अब मेन क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डिड ही शो 30 क्रोनर्स, उसने अपने 30 क्रोनर क्यों दिखाए उसको, ठीक है ना। बिकॉज ही थॉट दैट द पेडलर इज नॉट बिलीविंग हिम दैट ही हैज अर्न 30 क्रोनर्स लास्ट मंथ फ्रॉम हिज काउ, ठीक है ना, बाय सेलिंग द मिल्क एट द क्रीमरी। सो दैट्स व्हाई आउट ऑफ एरोगेंस यू कैन से, ठीक है ना, ही शोड द 30 क्रोनर्स टू द पेडलर, दिखा दिए तो लेके चला गया, वो चोरी करके भाग गया। और उसने सोचा कि वो रोड का रास्ता नहीं लेगा, वो जंगल से गया, वहां आएगा अब आयरन मास्टर का जिक्र। तो आयरन मास्टर वहां आया, वो उसको लेके जाना चाहता था, लेकिन अब आएगा क्वेश्चन व्हाई डिड ही डिक्लाइन, ठीक है ना। उसने आयरन मास्टर के इनविटेशन को क्यों डिक्लाइन किया और एडला के इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट किया, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आयरन मास्टर के, ठीक है ना। तो आयरन मास्टर का जो उसने इनविटेशन है वो डिक्लाइन क्यों किया बेटा, क्योंकि ही वाज हैविंग द स्टोलन 30 क्रोनर्स विद हिम, इफ ही वेंट टू हिज होम ही वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड ही वुड बी सेंट टू जेल, ही में द आयरन मास्टर में कॉल द पुलिस। द सेकंड रीजन वाज दैट गोइंग विद द 30 क्रोनर्स टू हिज हाउस इज लाइक वॉकिंग इनटू द लॉयंस डेन, ठीक है ना। भाई हम ऐसी जगह क्यों जाए जब हमारा चोरी के पैसे हम पकड़े जा सकते हैं, तो इसलिए ही डिक्लाइन द आयरन मास्टर। अब एक्सेप्ट क्यों किया एडला ने, क्योंकि शी शोड ट्रू सिंपैथी एंड पैशन टुवर्ड्स द पेडलर, बस ये लिखना है।
because she showed true sympathy and passion towards the peddler. Second thing, she told that he was free to go anytime from her house, वो किसी भी समय उसके घर से जा सकता है। तो ये दो चीजें उसको अच्छी लगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई ही एक्सेप्टेड एडलाज इनविटेशन। अब चले गए, डिक्लाइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, क्रॉफ्टर की बात हो गई, ठीक है ना। अब वो वर्ल्ड रेड ट्रैप, उसके लिए हमारी ये भी बात होगी किस तरीके से होगी, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा बेटा, व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील? उसने अपने आप को कैप्टन क्यों साइन किया? उसने खत लिखा लास्ट में, दैट मैम यू हैव बीन सो गुड टू मी फॉर द होल डे, तो आई विल आल्सो बी गुड टू यू, ठीक है ना। तो उस व्हाई डिड ही देखो, अब एक कैप्टन के ही रूप में उसका स्वागत हुआ था। एज ए कॉमरेड, एज ए कैप्टन ही वाज वेलकम्ड एट द हाउस, एज ए कैप्टन ही वाज सर्व्ड, उसकी सेवा की गई। एज ए कैप्टन ही स्पेंट ए वेरी गुड डे फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, एंड एज ए कैप्टन द चेंज केम इन हिज हार्ट। ये मेन बात है बेटा, कैप्टन के ही रूप में उसके दिल में बदलाव आया। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू बिहेव हिमसेल्फ लाइक ए कैप्टन टुवर्ड्स एडला, दैट्स व्हाई ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टील। कैप्टन के रूप में उसका स्वागत हुआ, कैप्टन के रूप में उसने मौज ली, कैप्टन के रूप में उसके अंदर बदलाव आया, इसलिए उसने अपने आप को कैप्टन वॉन स्टील लिखा, ठीक है बेटा। तो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेड ट्रैप। रेड ट्रैप के ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एक आएगा कि आयरन मास्टर ने अपनी गलती को कैसे रियलाइज किया, हाउ डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक? उसने अपनी मिस्टेक को कैसे रियलाइज किया? इन द ब्रॉडले व्हेन द पेडलर वाज ब्रॉट, ही वाज bathed, his hair was cut, ठीक है ना, he was given a new dress to wear when he came downstairs, when he was coming on the down from the stairs, the iron master looked at him and he thought that he is not his old acquaintance, ठीक है ना। then he realized his mistake, that he is not my friend, ठीक है। तो ये था बेटा द रेड ट्रैप। तो द फर्स्ट 4 चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड। अब हम करेंगे 5th, 6th और 7th। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे तो लेने की जरूरत नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये हाउ वाई से आपको समझ में आ जाएगा, मिस एडवेंचर से समझ में आ जाएगा, कोऑपरेटिव विशियस सर्कल से समझ में आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए अब बात करते हैं इंडिगो चैप्टर की। इंडिगो चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट क्यों कहा गया है, दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया है? बिकॉज ही नेवर लेफ्ट गांधीजी साइड, वेयरएवर गांधीजी वेंट ही फॉलोड हिम, एट लास्ट ही फोर्स्ड हिम, उसने उसको मजबूर किया, कंपेल किया टू कम टू चंपारण, इसलिए उसको रेजोल्यूट कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? रेजोल्यूट, राजकुमार शुक्ला को। अब वो पटना गए, पटना में राजेंद्र प्रसाद का क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, हाउ ही वाज वेलकम्ड एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम, द सर्वेंट थॉट हिम टू बी अनदर शेयरक्रॉपर, ही थॉट दैट महात्मा गांधी वाज अनटचेबल, सो ही डिडंट अलाउ हिम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल। ये यहाँ की बात करनी है राजेंद्र प्रसाद की आपको, ठीक है ना। तो ये हम इंडिगो का यहाँ बना लेते हैं बेटा। एक तो रेजोल्यूट हो गया, ठीक है ना, एक राजेंद्र प्रसाद हो गया, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर। व्हाई डिड ही गो टू मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे महात्मा गांधी? बिकॉज ही वांटेड टू हैव ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इंसिडेंट। वो उस इवेंट की ट्रू पिक्चर जानना चाहते थे कि भी क्या वाकई में इसके साथ ऐसा हो रहा है या आपने कुछ पर्सनल बेनिफिट के लिए दी, उसको नहीं लेके जा रहा, ठीक है ना। तो जानना चाहता था जो सच्ची तस्वीर है, जो सच्ची स्टोरी है इसके पीछे। दैट्स व्हाई वहां पर प्रोफेसर कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी मिले, उनके घर पर वो रुकी है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी, उन्होंने वकीलों को क्यों धमकाया? व्हाई डिड महात्मा गांधी चीट द लॉयर्स? क्योंकि दे वर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स एंड दे वर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर देयर केस, ठीक है ना। और महात्मा गांधी ने ये कहा कि भाई देयर इज नो बेनिफिट ऑफ फाइटिंग फॉर देम अंटिल दे आर फियर स्ट्राइकर। ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना, कि जब तक वो डरे हुए हैं उनको उनका केस कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और एक आता है कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। क्या बेटा? कंफ्लिक्ट। महात्मा गांधी डिस्कस अबाउट द कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। भाई हमारी जो ड्यूटीज की जो कंफ्लिक्ट है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि ही वाज, उनको भी एक अपनी ड्यूटीज में कंफ्लिक्ट आ गया। क्यों? देखो, एज ए सिटीजन ही हैज टू हेल्प हिज पीपल, अपने लोगों की से मदद करनी है। ही सेड दैट द इंडियंस आर माय ब्रदर, आई एम गोइंग टू हेल्प माय ब्रदर। और दूसरी बात, जब उसको समन आया कि गो आउट ऑफ 3 हट, तो ही डिनाइड द समन, उसने समन को मना कर दिया। अब वो
एक एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते थे लोगों के सामने कि कोर्ट के समन को हमें डिसोबे नहीं करना है, बट ही हैज़ टू डू फॉर हिज पीपल। तो इस वो कहता है कि ये मेरे को अपनी कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, क्योंकि लोगों के सामने कानूनी आदेश की अवहेलना कर रहा है तो वो कोई गलत मैसेज ना जाए, ठीक है ना। और दूसरा अपने लोगों की भी मदद करना है। ही गेव साउंड रीजंस इन द कोर्ट, दैट वाई उसके खिलाफ जो केस था वो डिसमिस कर दिया गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक तो ये था भाई कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, दूसरा है कि उसने 25% एग्रीमेंट क्यों किया। महात्मा गांधी ने क्या किया बेटा, 25%, ये लिख देता हूं मैं 25%। 25% को क्यों उसने एग्री किया, क्योंकि वो कहते हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, what important is that they has to lose their prestige, उनको अपनी प्रेस्टीज खोनी पड़ी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द इंडियंस हैव won a case against the Britishers, ठीक है ना। तो दिस helped the peasants to gain courage, ठीक है ना, एंड दे lost the fear of the Britishers। तो ये 25% वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। why did he ended the deadlock by accepting 25%? तो उसने कहा अमाउंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रेस्टीज इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट था कि वो केस हार गए, ठीक है ना। तो ये अगला क्वेश्चन है, एक हमारा कैरेक्टर है इसमें CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज, तो जब वकीलों ने कहा कि हम CF एंड्रयूज, जो कि एक पैसिफिस्ट था, एक शांति दूत था, एक ब्रिटिशर था, एक अंग्रेज था, वो महात्मा गांधी का चेला था, वो जब उसको बाय बाय कहने आया तो लोगों ने कहा कि हम CF एंड्रयूज की मदद क्यों नहीं लेते। तो महात्मा गांधी गुस्सा हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं दैट भी CF एंड्रयूज को अगर आप अपनी लड़ाई का एक प्रोप बनाओगे, का साधन बनाओगे, तो बाद में कह सकते हैं दैट विद द हेल्प ऑफ ए ब्रिटिशर वी वॉन द केस, ठीक है ना। Actually, he didn't want to take help of CF Andrews because he wanted to make the peasants self-reliance. वो उनको self-reliance, आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, ठीक है ना। He said that it is our fight, so we have to fight. We will not take the help of any Britishers. ये important question हो सकता है बेटा। 25% इंपोर्टेंट है, CF एंड्रयूज इंपोर्टेंट है, और एक ये कि कंफ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। तीन क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता दिए मैंने। एक चौथा क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डिड ही डू टू इंप्रूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को चंपारण की इंप्रूव करने के लिए क्या किया, ओपन प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है ना, ओपन ही कस्तूरबा केम टू टीच द सैनिटेशन, दे गिव मेडिकल सर्विसेज, कैस्टर ऑयल एंड वो जो सारी चीजें थी, 3 दवाइयां थी ना, ठीक है ना, कैस्टर ऑयल, सल्फर ऑइलमेंट और एक और चीज थी, पता नहीं वो क्या थी, वो देख लेना बेटा। तो ये उनकी कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस को उन्होंने दूर किया। तो ये था हमारा इंडिगो चैप्टर। पोएट एंड पैनकेक्स में क्या है, कुछ नहीं है, सुबु का कैरेक्टर है, सुबु की क्वालिटीज होनी चाहिए आपको लोगों को पता। सुबु जो ही हैज द क्वालिटी टू कीप हिमसेल्फ ऑलवेज चीयरफुल, ही वाज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ही ऑलवेज हेल्प अदर्स, ही वाज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो की कहानी है सारी। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि भी फ्यूरी मिजरी, ठीक है ना भाई, जो एक मेकअप रूम था वो छोटा सा एक सैलून की तरह दिखता था, वहां पर मिरर ही मिरर थे, हाफ ए डजन मिरर एंड इनकैंडिसेंट लाइट, सो दोज हु यूज्ड टू सिट देयर एंड गेट देयर मेकअप डन दे फेस द फ्यूरी मिजरी, उनको फीट से फेस करनी पड़ती थी। ये फ्यूरी मिजरी का पहला क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, दैट द जेमिनी स्टूडियो वाज ए शॉर्ट टाइप ऑफ ए नेशनल इंटीग्रेशन का एक एग्जांपल था। क्यों, क्योंकि जो वहाँ काम करने वाले थे दे केम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ बर्मीज काम करते थे, एंग्लो इंडियन थे, महाराष्ट्रियन थे, कन्नड़ थे, केरलाइट थे और आंध्र प्रदेश वाले थे, बहुत सारे थे, बंगाल के थे। तो इट लुक लाइक ए स्मॉल मिनी इंडिया, इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो 2 क्वेश्चन हो गए बेटा, फ्यूरी मिजरी और नेशनल इंटीग्रेशन का। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है हमारा, ठीक है ना, पोएट एंड पैनकेक्स का, कि भाई पोएट एंड पैनकेक्स और हाँ एमआरए आर्मी। एमआरए आर्मी क्या है, फ्रैंक बुचमैन की एक ग्रुप ऑफ 200 पीपल था हु केम टू जेमिनी स्टूडियो टू परफॉर्म सम प्ले। उन्होंने 2 प्ले किए, जोनाथन वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, फ्रॉम विच दे केम टू दे लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स, द सनराइज सीन एंड द सनसेट सीन, ठीक है ना। ये भारत वालों ने इनसे सीखा, अपने स्टेज पे उन्होंने फिर तमिल वालों ने दिखाना शुरू किया, ठीक है ना। और फिर जो सूरज के उगने का जो सीन था फ्लूट के साथ, उस सीन को स्टार्ट करना, ये सारी चीजें, नए नए कॉस्ट्यूम देना उनको आर्टिस्ट को, तो ये सारी चीजें उन्होंने एमआरए आर्मी से। पहले सोचा एमआरए आर्मी एक ग्रुप है, एक सर्कस है जो 200 लोग वहाँ आए हैं, ठीक है ना, नहीं, वो एक कम्युनिस्ट लोगों का एक इनकाउंटर था, ठीक है ना, जो वहाँ आए थे, ठीक है ना। ये एमआरए आर्मी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमआरए आर्मी के बारे में। और दूसरा, जो इंग्लिश मैन्स विजिट, ठीक है ना, मिस्ट्री, वो मिस्ट्री क्यों थी, तो आया था ना, इंग्लिशमैन वाज कमिंग टू गिव ए स्पीच, ही केम, ही गेव हिज स्पीच, हिज एसेंट वाज वेरी डिफरेंट, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड एंड विदाउट टेलिंग हिज नेम ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो दे वर थिंकिंग व्हाई इंग्लिशमैन केम टू गिव ए स्पीच देयर, तो दिस वाज द मिस्ट्री, जो बाद में क्या पता चला कि वो स्टीफन स्पेंडर है,
ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक हमारा कैरेक्टर है लॉयर, ठीक है ना। हाउ वाज द लॉयर डिफरेंट फ्रॉम अदर द पीपल, द अदर पीपल वोर खादी कुर्ता खादी धोती, ठीक है ना, बट ही वोर ए कोट पैंट एंड ही वाज हैविंग ए टाई, ठीक है ना, ही लुक्ड लाइक ए लीगल एडवाइजर, ठीक है, एंड ही ruined the career of a heroine, a actress by recording his voice and then playing it in front of the all audience, ठीक है ना। तो ऐसे उसने ये लॉयर के बारे में आ सकता है, ठीक है ना। मे आर्मी इंग्लिश विजिट लॉयर, और एक बुक थी द गोड दैट फेल्ड, वो किस चीज से रेफर करती है, तो देखो उसमें बताना है द गोड दैट फेल्ड इज ए बुक ऑफ हैविंग 6 eminent 6 essays written by some eminent you can say writers, उनमें से एक था स्टीफन स्पेंडर जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में उसमें लिखा था, द गोड दैट फेल्ड। ओके बेटा, चलिए, तो ये था हमारा पोएट एंड पैनकेक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने डिस्प्ले भी किए हैं, आप उसमें मेरे लिंक में जाकर आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। फिर आ जाता है द इंटरव्यू। इंटरव्यू में देखो 2 पार्ट है इसके, फर्स्ट में तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ही पूछे जाएंगे। भी पॉजिटिव पॉइंट क्या है अबाउट इंटरव्यू लोगों के, तो कहते हैं इट इज ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये सोर्स है ट्रूथ जानने का, इट इज एन आर्ट, ये एक कला है, ठीक है ना, हर कोई इंटरव्यू ले या दे नहीं सकता। दूसरा, ठीक है ना, इट टेल्स अस अबाउट द कंटेम्प्रेरीज, हमारे समकालीन लोगों के बारे में हमें बताते हैं, ये तो होगी चीज पॉजिटिव। और दूसरा व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स पूछ सकते हैं, या व्हाई सम सेलिब्रिटी डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, वो इंटरव्यू देने से क्यों कतराते थे, ठीक है ना। तो रुडियार्ड किपलिंग के थॉट है, ठीक है ना, उसकी पत्नी कहती है कि 2 इंटरव्यू ने हमारा दिन खराब कर दिया था, ठीक। कुछ कहते हैं सब राइटर सेज इट इज लाइक ए थंबप्रिंट ऑन देयर विंड पाइप, उनकी इसको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है 2 नंबर में। थंबप्रिंट ऑन देयर विंड पाइप मतलब दे आस्क सम क्वेश्चंस दैट दे गेट वाउंडेड, वो घायल हो जाते हैं, हमें इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है ना, और उन्हें लगता है दैट दे हैव टोल्ड ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है ना, ये उनके नेगेटिव पॉइंट है। और वो कहता है दैट इट इज टेकिंग इंटरव्यू इज लाइक ए क्राइम, ठीक है ना, इट शुड बी पनिश्ड, इट इज इमोरल, इट इज लाइक ए थंबप्रिंट ऑन देयर विंड पाइप, ठीक है ना, इट इज एन अनवेलकम इंट्रूजन इन देयर लाइफ। ये सारे 3-4 नेगेटिव पॉइंट लिख दो 2-3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। ये था इंटरव्यू चैप्टर का, ठीक है ना। अच्छा, इंटरव्यू चैप्टर में फिर दूसरा पार्ट आता है आपका उम्बर्टो इको के बारे में, ठीक है ना। इको के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेन तो है कि उसकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी, वो नैरेटिव एस्पेक्ट में लिखते थे, ऐसे उसको भी बिल्कुल बच्चों के लिए नॉन वायलेंस और पीस की वो लिखते थे, ठीक है ना। ये अपने आप को एकेडमिक में मानते थे या नॉवलिस्ट, तो ही प्रेफर्ड हिम टू से एकेडमिक्स, ठीक है ना। ही वाज ए प्रोफेसर, वो कहता है कभी पेन क्लब की मीटिंग होती थी नॉवलिस्ट की तो कभी नहीं जाता था, ठीक है ना। और इसका एक मेन क्वेश्चन आ सकता है इंटरस्टिक्स, ठीक है ना। इंटरस्टिक्स क्या होता है बेटा, द एम्प्टी स्पेस, वो एम्प्टी स्पेस के बारे में बात करता है कि, ठीक है ना, वी आर ऑल हैव सम एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, इफ द एम्प्टी स्पेस इज रिमूव्ड द होल यूनिवर्स विल बिकम लाइक ए फिस्ट, ठीक है ना। तो कहता है मैं एम्प्टी स्पेस का यूज करता हूँ टू राइट दीज नॉवेल्स एंड एसेज, ठीक है ना। तो इसमें मेन ये है बेटा। अच्छा, इसमें उसने एक बुक लिखी थी द गॉड दैट फेल्ड, नहीं, द नेम ऑफ द रोज, सॉरी, द नेम ऑफ द रोज, गॉड दैट फेल्ड तो इसमें था बेटा पोएटेड में। द नेम ऑफ द रोज वाज ए बुक रिटन बाय हिम, ठीक है ना। तो पहले इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 300 कॉपीज विल सेल, बट इन ओनली यूएसए, ठीक है ना, मोर देन 1 मिलियन, ठीक है ना, 3 बिलियन आई थिंक 3 मिलियन बुक्स उनकी सोल्ड हो गई, टोटल 10 से 15 बिलियन किताबें बिक गई थी। तो व्हाट वाज द, ये आएगा क्वेश्चन, व्हाट वाज द सक्सेस ऑफ इट्स बुक, उसकी बुक का क्या सक्सेस था, तो उसने कहा इट वाज ए मिस्ट्री, ठीक है ना, क्योंकि द स्टोरी वाज, आप लिखोगे द नेम ऑफ द रोज वाज ए डिटेक्टिव स्टोरी इंटरवोवन विद, उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया था, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मिडिवल हिस्ट्री, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री में भी द सक्सेस ऑफ इट, बोला उसने कहा नहीं, ए लॉट ऑफ बुक्स वर रिटन ऑन मिडिवल हिस्ट्री दे डिडंट गेट सक्सेस, उसने कहा कि सही समय पर इसका पब्लिश होना इसकी कामयाबी का राज हो सकता है, अदरवाइज ही हिमसेल्फ डजंट नो व्हाट वाज द रीजन फॉर द बुक द नेम ऑफ द रोज सक्सेस, इट इज ए मिस्ट्री। 3 वर्ड याद रखने, मेटाफिजिक्स, मेडिवल हिस्ट्री एंड, ठीक है ना, थियोलॉजी, उसके बारे में उसने बताया था। तो ये था उम्बर्टो इको के बारे में कि भाई वो अपने आप को एकेडमिक मानते हैं क्या, उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में, नेम ऑफ द रोज बुक के बारे में, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। लास्ट चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस, सभी जानते हैं गोइंग प्लेसेस में क्या होता है, सोफी और जेंसी का कैरेक्टर स्केच कंपेयर कर देना। शी वाज डाउन टू अर्थ, शी वाज एम्बिशियस, शी वाज ड्रीमी, शी वाज ए प्रैक्टिकल गर्ल, शी ऑलवेज सजेस्टेड हिम दैट दे आर ईयरमार्क्ड फॉर वर्किंग इन ए बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है ना। टेम्परामेंट और कैरेक्टर आ सकता है सोफी के फादर का कि भाई वो एक ऐसा इंसान, नॉट ही वाज नॉट सो वेल टू डू बट ही ट्राइड टू गिव ऑल फैसिलिटीज टू द फैमिली मेंबर, he belonged to a poor, he belonged to a middle class family, he was having a cycle, he used to go to the pub, he understood his children very well, वो जॉब को
समझता था, वो वार्निंग देता था सोफी को दैट डू नॉट मेक वाइल्ड स्टोरीज, ठीक है ना। वाइल्ड स्टोरीज क्या बनाई, डैनी केजी के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है इसमें आ सकता है कि जियोफ को वाई शी वाज जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस, अपने भाई को सारी बातें शेयर करती थी, क्यों, क्योंकि उसे ट्रस्ट था दैट ही वुड नेवर लेट हर डाउन। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो व्हाई शी वाज जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस, जियोफ की साइलेंस से वो क्यों जेलस फील करती थी, बिकॉज शी सेड एवरीथिंग बट ही डिडंट टेल अबाउट हिज आउटडोर एक्सपर्ट्स, वो अपने आउटडोर एक्सपर्ट्स के बारे में कुछ नहीं बताता था, कहाँ जाता है, कौन उसके दोस्त हैं। शी वांटेड टू नो ऑल अबाउट हिज लाइफ, ठीक है ना, ऑल अबाउट हिज एक्टिविटीज में, और वो चाहती थी दैट ही वुड टेक हिम ऑन हिज बाइक, ठीक है ना, सो दैट द वर्ल्ड वुड वेलकम देम। वो ऐसे कल्पनाएं करती थी। उसने एक कल्पना क्या बताई जोफ को अबाउट हिज मीटिंग विद डैनी केजी। शी सेड दैट शी वाज स्टैंडिंग एट द वेस्ट विंडो, ठीक है ना, एंड देन हु केम, डैनी कीजी केम, ही वाज स्टैंडिंग देयर, आई आस्क्ड फॉर ऑटोग्राफ, दैट मेरे भाई, छोटे भाई डायरेक्ट के लिए ऑटोग्राफ दो। नाइदर ही वाज नोर आई वाज हैविंग द पेन और पेपर, बट ही प्रॉमिस्ड दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन ही वुड मीट हर, ठीक है ना, देन ही वुड गिव द ऑटोग्राफ। उसने कहा मीटिंग फिक्स की, उसने कहा हम कैनाल पे मिलेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही रोमांटिक जगह है, वहाँ पेड़ है, वहाँ कोई आता जाता नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। अब डैनी केजी के बारे में ये बात उसने बताई, तो उसने अपने फादर को बता दी। तो क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड सोफी रिगल, ठीक है ना, एट जोफ, बिकॉज शी डिडंट एक्सपेक्ट कि उसका भाई उसके फादर को बता देगा, क्योंकि उसके फादर को पता चला तो उसे धमकाएगा, ठीक है ना। और वो नहीं चाहती थी, क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई डिड सोफी नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हिज मीटिंग विद डैनी केजी, बिकॉज इफ जेंसी केम टू नो देन शी वुड टेल टू द होल नेबरहुड, देन द people from the neighborhood, ठीक है ना, neighbor will come and ask about their meeting, and when her father came to know he would scold her, ठीक है ना। तो इसलिए वो चाहती थी जेंसी को पता ना चले। जेंसी के भाई का नाम था फ्रैंक, सोफी के भाई का नाम था डेरेक, और जॉफ का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेरेक का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है ना। एक आएगा उनका वीकली पिलग्रिमेज क्या था, ठीक है ना, व्हाट इज द वीकली पिलग्रिमेज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। क्या था वीकली पिलग्रिमेज, दे यूज्ड टू गो ऑन सैटरडे एंड संडे टू वॉच द मैच ऑफ यूनाइटेड स्टेट। डैनी केजी को अगर जीतते थे तो दे वुड सेलिब्रेट, दे वुड गो टू द पार्टी, ठीक है ना। डेरेक, सोफी एंड हिज फादर यूज्ड टू, हर फादर यूज्ड टू sit near the bowl to celebrate, while जोफ था he went upstairs with his friend to enjoy there। ये था उनका वीकली पिलग्रिमेज, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थे बेटा गोइंग प्लेसेस के, जो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है जो मैंने बताए हैं, आप उनको एक बार ध्यान से वीडियो को रोक के आप एक बार सोचो कि मैं इस क्वेश्चन के बारे में लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, और उसको ध्यान से, वरना आप मैंने वीडियो डाल रखी है सभी चैप्टर्स की, आप जाके वहाँ डिटेल समरी सुन सकते हैं, वो भी 30 मिनट की है हर चैप्टर की, और हर चैप्टर के लास्ट में मैंने 8 या 7 क्वेश्चन लिखे हैं, यही है वो क्वेश्चन, लेकिन मैंने आज एक साथ आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है बेटा, लिटरेचर में छोड़ के नहीं आना है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको लिखना जरूर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके बेटा, थैंक यू।